नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है आशीष। दोस्तों, हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं और पिछले वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने प्लासी का युद्ध पढ़ा था। आज प्लासी युद्ध के बाद में कौन कौन से नवाब बने उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप सभी को पता है कि प्लासी के युद्ध में 1757 में सिराजुद्दौला की हत्या कर दी जाती है और उसके बाद में अंग्रेजों ने कह सकते हो जो मीर जाफर के साथ संधि की थी और उसमें कहा था कि हम आपको नवाब बनाएंगे। तो अगला नवाब गद्दी पर बैठता है जिसका नाम है मीर जाफर। मीर जाफर कब से कब तक गद्दी पर बैठा? 1757 ईस्वी से 1760 ईस्वी तक। कई इतिहासकारों ने मीर जाफर को क्लाइव का गधा, क्लाइव का नौकर इस तरीके से बोला है। अब क्या था, ये तो अंग्रेजों की सहायता से गद्दी पर बैठा था, तो पूरा वर्चस्व बंगाल वाले क्षेत्र में अंग्रेजों का था और अंग्रेज यही चाहते ही थे कि हमारा कोई कठपुतली नवाब बने और बंगाल को हम लोग लूटें। तो इसके चलते धीरे धीरे बंगाल का खजाना अंग्रेज लोग लूटे ले रहे थे। बंगाल का खजाना धीरे धीरे खाली होने को आया था। अब क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, रॉबर्ट क्लाइव जो था वो चला जाता है इंग्लैंड वापस। तो हम कहेंगे इसी के शासनकाल में 25 फरवरी 1760 को रॉबर्ट क्लाइव पुनः इंग्लैंड वापस चला गया, इंग्लैंड लौट गया। 1757 से 1700 कह सकते हो 60 तक तो सिस्टम बढ़िया चल रहा था, अंग्रेज लगातार लूट रहे थे। लेकिन 1760 में यहाँ से रॉबर्ट क्लाइव वापस इंग्लैंड चला जाता है, या कह सकते हो उसे इंग्लैंड में बुला लिया जाता है और इसके स्थान पर एक नया गवर्नर बनकर आता है। रॉबर्ट क्लाइव के स्थान पर विंसीटार्ट, इसके स्थान पे विंसीटार्ट आता है। अब क्या होता है कि जो बंगाल वाला क्षेत्र था जहां पे कलकत्ता था, वहां का एक गवर्नर था हालवेल वही है, याद है आपको? हाँ, जो कहते हैं काल कोठरी की घटना को बताया है। अब क्या होता है, हालवेल देख रहा था कि मीर जाफर बिल्कुल निष्क्रिय है और इसको हटा के कोई अन्य व्यक्ति को बैठाया जाए। ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ आदमी है, फायदा तो हो रहा है लेकिन कोई मतलब नहीं है। तो इसके चलते हालवेल ने क्या किया, या हालवेल ने विंसीटार्ट को एक सुझाव दिया। कहा मीर जाफर के स्थान पर गद्दी पर मीर कासिम को बिठाया जाए तो हमें प्रॉफिट है। विंसीटार्ट नया नया आया था, उसने कहा ठीक है, हालवेल इतने दिन से यहाँ आए तो अच्छी ही राय देगा। तो इसके चलते विंसीटार्ट ने कहा ठीक है, अब गद्दी पर बिठाया जाए मीर कासिम को। अब क्या होता है, मीर कासिम से समझौता किया जाता है कि मैं आपको गद्दी पर बैठाऊंगा, आप हमें क्या देंगे उसके बदले में। मीर कासिम ने कहा ठीक है, मैं आपको कुछ क्षेत्र दूंगा। तो अब आगे शासक कौन बन के बैठेगा गद्दी पर? तो हम बताएंगे मीर कासिम। कब से कब तक? 1760 से 1763 ईस्वी तक। अब मीर कासिम गद्दी पर बैठा है। अब इनके साथ 27 सितंबर 1763 को एक संधि हुई अंग्रेजों के साथ, जिसमें अंग्रेजों ने कहा कि मैं आपको बंगाल का नवाब बनाना चाहता हूं, आप मुझे उसके बदले में क्या देंगे? तो मीर कासिम ने कहा बताइए क्या? कह रहा मुझे कुछ क्षेत्र चाहिए। तो इसने संधि के माध्यम से बर्धमान, मिदनापुर और चटगांव
ये जो है स्थायी रूप से अंग्रेजों के दे दिया। स्थायी रूप से अंग्रेजों का देने का मतलब है कि वहां जितना राजस्व आएगा, कुछ भी आए, जैसा आप प्रशासन वहां चलाना चाहते हो चलाइए। तो वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव जो है अंग्रेजों को दे दिए, और इस प्रकार से मीर कासिम गद्दी पर बैठ गया 1760 से 1763। ये जो है मीर जाफर का जमाता था। जमाता मतलब होता है दामाद। लेकिन ये मीर जाफर का दामाद तो था, लेकिन मीर जाफर की तरह कह सकते हो अनपढ़ नहीं था। अनपढ़ नहीं कहोगे, योग्य अयोग्य नहीं था, ये बहुत ही योग्य शासक था। अब क्या है, इसने देखा कि जो हमारे ससुर जी हैं या जो मीर जाफर हैं, इनके शासनकाल में जो अंग्रेज आता कुछ ना कुछ इनसे मांग ले जाता, अपने मन से कर रहा था हर काम। तो इसने सोचा कि हमें अंग्रेजों से दूर रहना चाहिए। इसके चलते इसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की। अभी तक बंगाल की राजधानी जो है मुर्शीद कुली खान ने मुर्शिदाबाद बनाई थी। अब यही राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ पहुंच गई है, मुंगेर पहुंच गई है। तो इसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की। मुंगेर स्थानांतरित की। अब मुंगेर में जाकर इसने कहा, देखा कि अंग्रेजों लोगों से जितना हम दूर रहेंगे उतना प्रॉफिट है, और कब तक यार अंग्रेजों का जो है यहाँ पे ऐसा वर्चस्व रहेगा, हमें कुछ करना चाहिए। इसने जो है मुंगेर में जाकर धीरे धीरे अपनी सेना को मजबूत करना शुरू किया। तो हम कह सकते हैं इसने अपने सेना को पुनर्गठित करना शुरू किया। जब इसने सेना को पुनर्गठित किया, तोपों और जैसे मान लो आप उनके पास जो है कुछ कम तोपें थी, और तोपें मंगवाई, और अच्छे तरीके से सैन्य प्रशासन को बढ़ावा दिया। इसके बाद में एक पॉइंट और इसमें बनता है कि इसने अपना सेनापति किसको बनाया, समरू को बनाया। किसको बनाया, समरू को बनाया। ये कौन था, तो ये एक जर्मन व्यक्ति था। इसने अपना सेनापति किसको बनाया है, समरू को बनाया है। ये पॉइंट पूछा जा सकता है कि मीर कासिम ने अपना सेनापति किसे नियुक्त किया था। क्यों, क्योंकि ये जो है कह सकते हो विदेश का है या बाहर का है, जर्मनी का है। तो समरू को इसने जो है अपना सेनापति बनाया था। अब क्या था, अब जो है धीरे धीरे अंग्रेज लोग फिर इधर आएंगे। अब अंग्रेजों ने कहा कि यार मीर कासिम तो बहुत चतुर निकला है। इसके चलते अंग्रेजों अब देखो क्या है, मीर कासिम चतुर निकला है, तो अंग्रेज अपनी गतिविधियां धीरे धीरे बढ़ाने लगे हैं। अब क्या होता है कि मीर कासिम सोचता है कि यार हमको लगातार घाटा ही होता जा रहा है, क्योंकि इधर जो इनके मीर जाफर रहे ये तो पूरा साम्राज्य लुटवा दिए हैं एक तरीके से। तो इसने कहा अंग्रेजों से कि अब आपको, अंग्रेजों से क्या कहा कि अब आपको 9% कर देना होगा, क्योंकि दस्तक के अंतर्गत कहा गया था कि जो है आप कर मुक्त व्यापार कर सकेंगे। कुछ पैसे रखे गए थे कि आप इतना जो है 3,000 या 12,000 रुपये दे देंगे, इस तरीके से था। इसने कहा कि ऐसा नहीं होगा, अब आपको 9% जो है हरारत में कर देना होगा। अच्छा एक चीज समझिए, अब अंग्रेजों को कह सकते हो मुंह में खून लग गया था, अर्थात अब वो तो फ्री में जो है हर काम कर रहे थे, वो क्यों पैसा देना चाहेंगे। तो अंग्रेजों ने इसका विरोध किया। जब विरोध किया तो फिर इसने कहा ठीक है, मीर कासिम ने, कि तुम अगर नहीं टैक्स देना चाहते हो तो कोई बात नहीं, हमको थोड़ा और घाटा सही। इसने पूरे बंगाल में कहा कि अब कर मुक्त सब रहेंगे, चाहे वो भारतीय हो चाहे फ्रांसीसी हो, हर कोई हो, वो कर मुक्त व्यापार करेगा। अब अच्छा एक चीज समझो कि भारत के उत्पाद हमेशा से ही बहुत अच्छे रहे हैं। अब इसलिए भाई भारत का उत्पाद ज्यादा नहीं बिकता था, क्योंकि उस पर टैक्स लगता था तो भारत के उत्पाद हो जाते थे महंगे, और अंग्रेजों पर टैक्स नहीं लगता था तो अंग्रेजों के उत्पाद हो जाते थे सस्ते। तो भारतीय लोग ज़्यादातर या फिर भारत के जितने लोग हैं वो सस्ते उत्पाद को खरीदेंगे, महंगा क्यों खरीदेंगे। लेकिन अब जो है मीर कासिम ने क्या किया है, जो टैक्स है उसको हटा दिया है, तो भारत का प्रोडक्ट ज़्यादा बिकने लगा।
अंग्रेजों की स्थिति धीरे धीरे कमजोर होगी। तो इसके चलते अंग्रेजों ने इसका विरोध किया। अंग्रेजों ने इसका विरोध किया तो क्या होता है, फिर युद्ध शुरू हो जाता है। युद्ध कौन कौन से, तो हम कहेंगे जून 1763 में युद्ध की घोषणा, अंग्रेजों ने ही युद्ध की घोषणा कर दी। और कुछ प्रमुख युद्ध हुए, उसमें आप यहां पे लिख लीजिएगा, यहां पे लिखे देते हैं। सबसे पहले कटवा का युद्ध, उसके बाद में गिरिया का युद्ध और उदयनाला का युद्ध, और सबसे लास्ट में बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध, इनका क्रम भी याद रखना है क्योंकि पूछ लिया था इनका क्रम बताइए। तो सबसे पहले कटवा का युद्ध हुआ, चलो लिख लेते हैं, ये हुआ था जुलाई 1763 में। इसके बाद में ये हुआ है सितंबर 1763, ये भी जो है 1763 में। और ये जो है आप सभी को पता है 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ है, जो बहुत ही प्रमुख युद्ध है। अब ये 3 युद्ध होते हैं, उसके अलावा एक पॉइंट और आपको याद रखना है, एक कभी कभी पूछ लिया था, पटना हत्याकांड क्या है। हत्याकांड, तो अंग्रेज लोग लगातार जो है मीर कासिम पे आक्रमण कर रहे थे, तो उसमें इसने 2 सेनाएं भेजी अंग्रेजों ने। एक जो है एलिस की अध्यक्षता में, एलिस की, और दूसरी जो है एडम्स की अध्यक्षता में। एलिस की अध्यक्षता में और एडम्स की अध्यक्षता में 2 सेनाएं भेजता है। इसमें मीर कासिम बहुत ही बुरी तरह से पराजित हो जाता है, जिसके चलते जो है ये बहुत ज़्यादा पराजय की क्रोध में आकर इसने एलिस को पकड़ लाया। उनके साथ में कह सकते हो 180 लोगों को और पकड़ लाया है, और उनको यहाँ पे हत्या करवा देता है, 180 प्लस एलिस की। तो इसी को बोला जाता है पटना हत्याकांड। तो ये तो आपको नॉर्मली याद रखना है, बाकी इनका क्रम याद रखना है। कटवा का युद्ध, गिरिया का युद्ध, उदयनाला का युद्ध और बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब होता है, 22 अक्टूबर 1764। अब इसमें क्या होता है, मीर कासिम भाग की शरण ले लेता जाके है अवध वाले क्षेत्र में सुजाउद्दौला के पास में, और उधर से जो है शाह आलम द्वितीय भी भाग के आया है बंगाल की गद्दी से, वो भी सुजाउद्दौला के यहाँ है। कहने का तात्पर्य है अब होगा बक्सर का युद्ध। और इधर जो है गद्दी पर कौन बैठ जाएगा, फिर पुनः जो है मीर जाफर को गद्दी पर बैठाल दिया जाता है। पुनः कौन बैठ जाता है, मीर जाफर 1763 से 1765। तो अगले वीडियो के माध्यम से हम लोग जो है बक्सर युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे। जिस प्रकार से हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही विस्तृत तरीके से प्लासी के युद्ध के बारे में वर्णन किया था, उसी तरीके से हम लोग जो है बक्सर के युद्ध के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे कि क्या कारण रहे, क्या परिणाम रहे, कौन जीता कौन हारा, क्या सिस्टम रहा, वो पूरे हम लोग चर्चा करेंगे अगले वीडियो के माध्यम से। एक बार इसको पुनः दोहरा लेते हैं, उसके बाद में हम वीडियो का एंड करते हैं। मैंने ये बताया था मीर सिराजुद्दौला की मृत्यु के बाद 1757 में जो है मीर जाफर को गद्दी पर बैठाया जाता है, नवाब बनाया जाता है, क्योंकि इसके साथ संधि हुई थी। इसके चलते 25 आप क्या होता है, ये गद्दी पर बैठता है, इसका खजाना धीरे धीरे अंग्रेज लोग खाली करते जा रहे हैं। फिर क्या होता है, 1760 का समय आता है, रॉबर्ट क्लाइव जो है पुनः जो है इंग्लैंड लौट जाता है, और उसके स्थान पर वेंसीटार्ट जो है गवर्नर बन के आता है। उसको हालवेल जो है कह सकते हो एक सुझाव देता है कि मीर जाफर को गद्दी पर से हटा के मीर कासिम को गद्दी पर बैठाया जाए। वेंसीटार्ट मोहर लगा देता है और फिर मीर कासिम जो है गद्दी पर बैठ जाता है। कब से कब तक, 1760 से 1763 के मध्य में। अब इसके साथ में संधि हुई थी मीर कासिम के साथ में, क्योंकि अंग्रेजों ने इसको गद्दी पर बैठाया था, तो इससे संधि हुई थी। तो इसने संधि में जो है 3 गांव दिए। कौन कौन से, तो हम कहेंगे वर्धमान, इसके अलावा फिर दूसरा मिदनापुर और तीसरा चटगांव। और कहा जाता है कि मीर कासिम मीर जाफर की तरह जो है अयोग्य नहीं था, बल्कि बहुत ही योग्य था। इसने देखा कि मीर जाफर को अंग्रेजों ने बिल्कुल कंगाल कर दिया है, लूट लूट के या फिर दरबार से सोना ले जाके, रुपए पैसे ले जाके, तो इसने अपना दरबार ही स्थानांतरित कर दिया, अर्थात अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर को स्थानांतरित की। वहाँ पे जाके ये अपने सैन्य व्यवस्था को और सुदृढ़ करता है।
तोपों का निर्माण करवाता है, अच्छी सैन्य व्यवस्था, सैन्य परीक्षण करवाता है। और इसमें इसने अपना सेनापति जो है समरू को बनाया था, जो एक जर्मन व्यक्ति था। ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद में इसने देखा कि इसके पैसा इसके दरबार में तो है ही नहीं, तो इसने जो है 9% टैक्स जो है अंग्रेजों पर लगाया। कहा आपको 9% कर देना होगा, लेकिन अंग्रेजों ने साफ देने से मना कर दिया। कहा कि अरे मुगल शासक ने हमको दस्तक दी थी, उसमें हमको तुमको दें। तो कहा ठीक है, नहीं देना चाहते हो कोई बात नहीं, हम जो है सबको कर मुक्त कर देते हैं। 1763 में इसने सभी को कर मुक्त कर दिया, अर्थात चाहे वो फ्रांसीसी हो चाहे भारतीय हो, सबको कर मुक्त व्यापार करने को घोषणा कर दी। अब यहाँ पे भारतीय प्रोडक्ट ज़्यादा बिकने लगा। क्यों? क्योंकि भारतीय प्रोडक्ट अच्छा था और फिर अंग्रेजों के प्रोडक्ट से कम में बिकने लगा, तो अंग्रेजों को इसकी दिक्कत हुई। फिर क्या होता है इसमें, फिर अंग्रेज लोगों ने घोषणा कर दी युद्ध की। इसमें कटवा का युद्ध, गिरिया का युद्ध, उदय नाला का युद्ध और बक्सर का युद्ध हुए। बक्सर के युद्ध को हम लोग अगले वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। और इसमें एक हत्याकांड बहुत जो है फेमस रहता है, पटना हत्याकांड। ऐसे में क्या होता है, पूछा जा सकता है कि पटना हत्याकांड किस बंगाल नवाब से संबंधित है, तो मीर कासिम से। इसमें क्या था, इसमें मीर कासिम पर अंग्रेजों लोगों ने जो है आक्रमण कर दिया था। 2 सेनाएं थी, एक एलिस की अध्यक्षता में, एक एडम्स की अध्यक्षता में। इसमें जो है ये हार जाता है मीर कासिम। इसके चलते वो बहुत क्रोध में आकर 180 लोगों को प्लस जो है कह सकते हो एलिस को पकड़ लाता है और इनकी हत्या करवा देता है। इसी को बोला जाता है पटना हत्याकांड। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।